कोलकाता का एक सरकारी अस्पताल, नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। इस अस्पताल के अंदर 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आज सवाल यह है कि उस सेमिनार हॉल के अंदर उस लेडी डॉक्टर के साथ रेप तो हुआ, लेकिन उस कमरे के अंदर नहीं हुआ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास एक सीएफएसएल की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में 12 पन्ने हैं और हम कोशिश करेंगे उस रिपोर्ट को डिस्क्रिप्शन से लेकर कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, ताकि वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस रिपोर्ट को जाकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर कर अब इस तरीके से दावा किया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर के साथ उस सेमिनार हॉल के अंदर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। रेप तो हुआ, लेकिन रेप उस सेमिनार हॉल के अंदर नहीं हुआ। उस रिपोर्ट के पन्नों में क्या क्या बातें लिखी हैं वो बताएंगे आज इस डिकोडिंग क्राइम के शो के अंदर। लेकिन बात ये भी करेंगे कि जो संदीप घोष है, जो प्रिंसिपल थे, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के, जो ममता बनर्जी के करीबी भी है, जैसे ही मामला तूल पकड़ता है उनकी फौरन ही पोस्टिंग करवाने की कोशिश होती है दूसरे अस्पताल में। जब वो दूसरे अस्पताल के जो बच्चे हैं वो हंगामा शुरू करते हैं, तब जाके उनकी पोस्टिंग कैंसिल होती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी लॉबी थी जो प्रिंसिपल साहब को बचा रही थी। अब प्रिंसिपल साहब भी कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाकर उस सेमिनार हॉल के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी, जिस तरीके से हमने शुरू में जब भी हमने आरजी कर पे वीडियो बनाया, हमने ये कहा कि प्रिंसिपल साहब जो हैं उन्होंने सेमिनार हॉल के आसपास में कई बार सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की होगी, क्योंकि जो भी वो पहले सबसे जो स्पॉट पर पहुंचने वाले में से सबसे पहले वो थे, और कैसे वो अपने साथियों को लेकर वहां उस अस्पताल के अंदर, उस सेमिनार हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे में संदीप घोष पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा आरोपी है, मेन आरोपी है, वो है संजय रॉय, जिसमें आरोप है कि उसने 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। उसके तमाम तरीके से वीडियो है। जब भी वो कोर्ट से बाहर जाता है वो ये जरूर कहता है कि मुझे पैसे के लिए फंसाया जा रहा है। इस पूरे केस में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अलावा कई बड़े लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं। इसके बाद वो कमिश्नर से लेकर कई बड़े लोगों का नाम लेता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी स्पीड में लेकर उसे आगे निकल जाती है। बात करेंगे आज उस अस्पताल के रहस्यमयी दुनिया के बारे में कि कैसे जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है वो क्यों दावा कर रही है कि उस सेमिनार हॉल के अंदर रेप जैसी कोई घिनौनी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया होगा। कैसी कैसी जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। जो फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है, जो हम कमेंट में हम पिन भी कर रहे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके आखिरी पन्ने में जब आप जाएंगे, जो 12वां पन्ना है, उसमें टोटल 5 पॉइंटर्स हैं। हम कोशिश करेंगे एक एक पॉइंटर्स को आपको समझाने की। जो पहला पॉइंटर है, जो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो लकड़ी की स्टेज के ऊपर, देखिए, जो लड़की थी 31 साल की लेडी डॉक्टर, वो इसी सेमिनार हॉल के अंदर एक स्ट्रेचर रखा था, उस पर एक मैट्रेस के ऊपर लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी। अब उसमें दावा ये किया गया है कि देखिए, कहीं भी जो एक ब्लू कलर का मैट्रेस था, उस पर एक शीट रखा गया था, उसमें कहीं भी बायोलॉजिकल स्टेन यानी किसी इंसानी शरीर के किसी भी डिपॉजिट की कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जो एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर मैट्रेस रखा गया, उस पर जो लाश थी, उसके अलावा कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल एविडेंस, मतलब किसी भी इंसान का दूसरा शरीर के किसी अंग का पार्ट या खून के धब्बे उस जगह मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में सवाल उठाए जाने चाहिए कि भैया, जब रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके कहा गया कि उसे इतना मारा गया, उसे नाखून के निशान थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो पहला पॉइंट वो ये साफ तौर पे कह रहा है कि देखिए, वो जो लाश थी, ऐसा लग रहा है कि उसे लाकर वहां पर रख दिया गया हो। बिल्कुल क्लीन था, जो क्राइम सीन था बिल्कुल क्लीन था, वहां पर किसी और के अंग या शरीर के बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं। दूसरा जो पॉइंट है, उसमें फिर से ये कहा गया है कि जो भी बायोलॉजिकल स्टेन है वो फ्लोर पर भी नहीं मिले हैं। मतलब जो स्ट्रेचर था वहां पर भी नहीं मिला। स्ट्रेचर के नीचे, जो लकड़ी का जो स्ट्रेचर था, उसके नीचे भी कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या लाश
के साथ या जो लड़की है या जो डॉक्टर है उसके साथ कहीं और रेप किया गया, फिर उसकी बॉडी को लाकर यहाँ रखा गया है। ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कैसे इतनी चोट लगने के बाद भी कोई सबूत संजय रॉय के वहां से नहीं मिल रहा है, वो क्या क्या बातें हैं, चलिए तफसील से आप समझते हैं। देखिए, जो 2 पॉइंट आपको दीपक ने बताया उससे जाहिर होता है कि जो सीएफएसएल की रिपोर्ट अब आई है वो ये कहना चाहती है कि लड़की के साथ जब उस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया तो उसने उसको फोर्स नहीं किया गया या उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इससे आप ये समझिए। और दूसरा पॉइंट आप ये समझ सकते हैं कि या तो उसके साथ रेप कहीं और पर किया गया है, फिर जब उसकी ऐसी हालत हो गई तो उसकी बॉडी जब वो एक मृत शरीर में बदल गई तब उनकी बॉडी को लाकर उस जगह पर सेमिनार हॉल में रख दिया गया हो। इनसे 2 ही चीज़ें जाहिर हो रही हैं जैसे कि रिपोर्ट सीएफएसएल की तरफ से आई है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी ऐसे संघर्ष के निशान नहीं मिले। ऐसा जाहिर नहीं होता कि जब लड़की के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया तब उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती की गई हो, उसे मारा पीटा गया हो, ये सीएफएसएल रिपोर्ट का कहना है। लेकिन वहाँ पर ये लिखा गया है कि वो ये कह रहे हैं कि सेमिनार हॉल में ऐसा नहीं हुआ। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कहीं और हो सकता है। अब 2 पॉइंट आपने समझे कि एफएसएल टीम ने क्या क्या चीज़ें बताई, लेकिन तीसरे में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि हमारे पास हमने एक जो सीन जिस वक्त जहाँ पर वारदात घटी है वहाँ का जो एरिया था, जब उसको कवर किया, वहाँ पर शिनाख्त की, वहाँ की चीज़ें देखी, वहाँ की दीवार को, फर्श को, तो वहाँ पर हमें जो चीज़ें मिली जैसे कि एक बैक कवर मिला फ़ोन का, साथ ही साथ कुछ रैपर मिले क्योंकि कह रहे थे कि उन लोगों ने खाना खाया था रात को, कुछ फटे हुए पेपर के टुकड़े मिले। वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठा की और हमने सीबीआई को सौंप दी है अपनी रिपोर्ट, जो भी उसकी हमने जांच की कि उस पर किसी के फिंगरप्रिंट है कि नहीं है, वो रैपर किसका, अगर रैपर लेडी डॉक्टर ने पकड़ा हुआ था या कोई और लोग उसके साथ मौजूद थे, तो एफएसएल की टीम ने कहा है कि हमने वो सारी चीज़ें उन्हें सौंप दी है। अब चौथा पॉइंट इसी जो रिपोर्ट है उसका ये कहता है, जैसे दीपक ने आपको बताया कि जो मैट्रेस का एरिया था उसके नीचे जो लकड़ी लगी थी उस पर कोई एविडेंस नहीं बता रहे हैं वो लोग। तीसरा वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो फर्श था उस पर कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन चौथे पॉइंट में अगर आप गौर करेंगे तो वो कहना चाहते हैं कि जिस जगह पर जो मैट्रेस है अगर वहाँ पर कोई कटा एरिया है या कोई ऐसा मार्क दिख रहा है तो वहाँ वो इसलिए है क्योंकि लड़की की जो बॉडी थी, या आप ये समझिए अगर लड़की के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, जो लेडी डॉक्टर थी उसके साथ बाद जब उनका कत्ल भी किया गया तब जो मैट्रेस थी वो कट गई, उस वक्त कट गई, और वो जो वहाँ पर लेटी हुई थी इसीलिए उनके जो बॉडी के मार्क्स हैं आप ये समझिए खून के धब्बे इसलिए पाए गए, अदरवाइज कोई खून के धब्बे वहाँ नहीं पाए गए। यहाँ इस पूरे पॉइंट से अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो एक आपको ठीक से समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए उस लड़की के साथ रेप किया गया, संजय रॉय वहाँ पर मौजूद था जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है, और फिर जो लड़की है उसके शरीर के ही खून के धब्बे वहाँ पर मिले हैं, ना कि कोई तीसरे के। वो साफ तौर पर जो टीम है, जो रिपोर्ट है वो ये कहना चाहती है। साथ ही साथ 5वें पॉइंट पर आप एक बार फिर से गौर करिएगा और पढ़िए उसमें क्या लिखा है। उसमें कहा गया है कि उस सेमिनार हॉल में, इस अस्पताल के अंदर कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने देखा ना हो, यानी कि किसी की नज़र से बचकर कोई चुपचाप सेमिनार हॉल में नहीं जा सकता, ये बताया है उस रिपोर्ट में। तो यहाँ पर यह भी दिखता है कि भले पुलिस के पास जो है फुटेज पहुंची हो सीसीटीवी की, सीबीआई के पास पहुंची हो, लेकिन क्या कोई चश्मदीद नहीं मिला। जिस तरह से सीएफएसएल की टीम ने रिपोर्ट दी है और उससे अगर आप उसको पूरी स्टडी करें और समझें तो साफ तौर पर वो इशारा कर रहे हैं कि संघर्ष नहीं किया गया है लड़की के द्वारा, यानी कि जो उसके साथ वारदात की गई है वो कहीं और की गई और फिर उसकी जो बॉडी है वहाँ लाकर रख दी गई है। और इसीलिए जो मैट्रेस पे मैंने आपको चौथा पॉइंट समझाया था, इसीलिए खून के धब्बे लड़की के उस मैट्रेस पर ही लगे हैं, ना कि दीवार पर लगे, ना लकड़ी पर लगे, और ना ही जो आसपास का फ्लोर था, फर्श था, उस पर लगे, ना किसी और चीज़ पर जो हल्की फुल्की वहाँ पर चेयर पड़ी हो, कुछ भी पड़ी हो, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। वो साफ रिपोर्ट में यही चीज़ सामने आ रही है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी शख्स उस कमरे में बिना चुपके छुपाते किसी की नज़र से बचकर चला जाए, और चश्मदीद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे केस में जो ना पुलिस वाले एक भी चश्मदीद ढूंढ पाए और ना ही सीबीआई की टीम। अब बात करते हैं कि जो ये रिपोर्ट आई इसको कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, क्योंकि भाई सीएफएसएल की रिपोर्ट ने तो कह दिया कोई संघर्ष हुआ ही नहीं है, लेकिन अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मैं आपको बताऊं, ये जो कुछ पॉइंटर्स हैं अगर आप इन पे गौर करें, मैं ठीक से आपको बताऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर लड़की के साथ कैसी बर्बरता की गई। और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो साफ तौर पर कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, जो लेडी डॉक्टर थी उनके साथ
यौन शोषण किया गया, बुरी तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया, उनको जेनेटाइल टॉर्चर किया गया। इससे उनका जो प्राइवेट पार्ट था पूरी तरीके से ज़ख्मी हो गया। आप इससे समझिए कि उनकी जो हालत थी वो इस कदर हो गई कि वो अपने आप को नहीं, उन्होंने बहुत बचने की कोशिश की, अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी उससे जाहिर हो रहा था कि उस लड़की ने खुद को बचाने की कितनी कोशिश की और उस दरिंदे को रोकने की किस हद तक कोशिश की। उनको एबनॉर्मल तरीके से उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा गहरे घाव मिले। तो लेडी डॉक्टर के साथ इस तरीके से बर्बरता की गई कि जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, जब आरोपी संजय रॉय जब उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो जो संजय रॉय था उसने उनका मुंह और नाक भी दबाया। इसकी वजह से वो इस तरह चिल्लाएं जिसके कारण उनका थायराइड कार्टिलेज, जो ये वाला एरिया होता है हमारे गले का, वो पूरी तरीके से टूट गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। साथ ही साथ उनका जो सिर है वो भी दीवार से सटाया गया था, जिससे उनके पीछे वाले हिस्से में जो सिर होता है वहाँ पर काफ़ी चोट आई थी। और ये इसलिए किया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके, क्योंकि जिस तरह वो चिल्ला रही थी आरोपी को डर था कि उन्हें कोई पकड़ लेगा, और इसीलिए उनका सिर सटाया गया पीछे से। उनके होंठ पूरी तरीके से ज़ख्मी हो गए थे, उनकी उंगलियाँ और बाएं पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट आई थी। और आप ये समझिए कि हमला बेहद इतना ज़्यादा किया गया था उस आरोपी के द्वारा कि वो अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश करने के बाद भी आप ये समझिए कि वो हार गई। और तो और आप इससे समझिए कि जो चेहरा था, आरोपी का जो चेहरा था, उस पर नाखून के जो निशान है लेडी डॉक्टर के वो दिख रहे थे। तो आप यहाँ समझिए उस महिला ने कितना संघर्ष किया, उस डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए इस हद तक संघर्ष किया। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आती है वो कहती है कि भाई हमें तो संघर्ष के कोई निशान मिले ही नहीं। जब हमें वहाँ बुलाया गया और हमने जो एविडेंस मिले, बैक कवर मिला, कुछ टूटे फूटे टुकड़े मिल गए कागज़ के, और साथ ही साथ 1-2 रैपर मिले, वो हमने सीबीआई को सौंप दिए। लेकिन हमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि उनके सर पे जो चोट आई उसका खून कहीं दिख ही नहीं रहे फ्लोर पर। उनके जो जैसे बताया गया कि उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की गई तो फ्लोर पर कहीं खून दिखता, लकड़ी पर कहीं खून दिखता, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। तो संघर्ष तो हुआ ही नहीं है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उससे बिल्कुल इतर है। लेकिन अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आपको याद होगा, और हमने आपको बहुत पहले भी जब हमने आरजे कर पे आप के सामने कई सारी चीज़ें एविडेंस के साथ पेश की थी, उसमें भी हमने आपके साथ कई बार जिक्र किया और आपको कुछ चीज़ें, तस्वीरें दिखाई थी। अभी आप जो तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वक्त की है जब जो प्रिंसिपल थे आरजे कर मेडिकल कॉलेज के, संदीप घोष, उनको पता लगता है इस पूरे वाक़या के बारे में, इस वारदात के बारे में। वो अस्पताल में पहुँचते हैं। उस वक्त पुलिस नहीं आती, पुलिस से पहले कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जैसे एफएसएल की टीम, और 1-2 डॉक्टर और होते हैं जो उसी अस्पताल के होते हैं, जो ममता बनर्जी के खास होते हैं, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। और इसी तस्वीर को देखकर दावा किया गया था कि संदीप घोष ने एविडेंस मिटाने की कोशिश की थी। और तो और आपको मैं याद दिलाऊं कि जब ये पूरी वारदात हुई थी उसके अगले ही रोज़, जैसे ही संजय रॉय अरेस्ट होता है उसके अगले ही रोज़ भीड़ होती है पूरी भर के पहुंच जाती है आरजे कर मेडिकल कॉलेज और ऊपर तक जाने की कोशिश करती है तोड़ फोड़ करने के लिए। हालांकि वो वहां तक नहीं पहुंच पाती सेमिनार हॉल तक, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि किसी भी तरीके से वो अस्पताल में दाखिल हो और वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करें। और इसके अलावा एक तस्वीर और आपको दिखाती हूँ। आपको याद होगा कि जो सेमिनार हॉल है जहाँ पर ये बात कही गई थी कि लड़की के साथ वारदात हुई रेप की, और उसके बाद उसी के सामने चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसके बगल का एक कमरा में अलग से रिनोवेशन का काम चालू हो गया। और जब उस पर पूछताछ की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो संदीप घोष थे, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, जो मैनेजमेंट था, वो ये कहता है कि ये तो बहुत पहले से होना था, अभी हमने चालू करवा दिया। आप सोचिए, जिस अस्पताल में इतनी बुरी तरीके से एक वारदात को अंजाम दिया गया, वहाँ पर रिनोवेशन का काम होना क्या इतना इंपॉर्टेंट था? वो रुक नहीं सकता था। अगर संदीप घोष बिल्कुल ही शरीफ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई एविडेंस टेम्पर नहीं हुए, तो वो उस काम को रुकवा सकते थे। आखिर क्यों? अगली ही रोज़ एक लाश मिली है, एक लेडी डॉक्टर जो आपके यहाँ पर ही काम कर रही थी, उसकी एक डेड बॉडी मिलती है। इस हालत में आरोपी अरेस्ट होता है और उसके बाद तुरंत ही रिनोवेशन का काम चालू कैसे हो जाता है, जबकि वो इलाका भी उसी एरिया में आता है जहां पर उस वारदात को अंजाम दिया गया, जो अब तक आ रहा था। लेकिन अभी रिपोर्ट आने के बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि सेमिनार हॉल में रेप नहीं हुआ, बल्कि कहीं और हो सकता है। तो आपको याद होगा, हमने आपको पहले बताया था, एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि जिस डिपार्टमेंट को तुड़वाया गया, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के बगल जो एक कमरा बना हुआ था, जिसको रिनोवेशन के नाम पर तुड़वाया जा रहा था, जिसकी दीवारें तुड़वाई गई थी, उसमें सीबीआई ने जब जांच की तो उनको 10 लोगों के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो मिले थे। और इससे दावा किया गया था कि हो सकता है
जो लेडी डॉक्टर थी उनके साथ रेप उस कमरे में किया गया हो, उनके साथ उस वारदात को अंजाम उस कमरे में दिया गया हो और उसके बाद जो उनका मृत शरीर है वो ले जाकर सेमिनार हॉल में रख दिया गया हो। लेकिन अब ऐसे में जो रिपोर्ट आई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और तमाम तरीके की जो हमने आपको पहले भी चीज़ें बताई हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि न्याय जो है ना वो बहुत लेट हो सकता है। भले सुनवाई बहुत तेज़ चल रही है इस केस की, सुप्रीम कोर्ट पूरा लगा हुआ है, रोज़ सुनवाई की जा रही है, तारीख पे तारीख सही समय पर मिल रही हैं, हर चीज़ों को सुना जा रहा है। आपको याद होगा कि जो सीबीआई है उन्होंने भी बताया था कोर्ट में कि जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, इसीलिए हमें चीज़ों को कलेक्ट करने में, एक चार्जशीट बनाने में और सारी चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन अब जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं तो आने वाले वक्त में, जैसे दीपक ने आपको पहले भी कहा, हो सकता है कह दिया जाए कि भाई लड़की के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब इसमें कैसे जो संदीप घोष हैं वो जिन पर सबसे पहले पिन पॉइंट थे, जिन पर कहा जा रहा था कि इन्होंने ऐसी एविडेंस टेम्पर करने के जिन पे आरोप लगे थे, लेकिन उन पे सिर्फ चार्जेस के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया जाता है। सीबीआई इतने लोग का टेस्ट भी कराती है, हमने कई आपको नाम लिए थे, गार्ड के बताए थे, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनके बताए थे, तो वो सब कहाँ है और किस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन में कैसी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे छूटती जा रही हैं, जिससे ये डर सता रहा है। जो लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स हैं उनको भी ये डर सता रहा है कि कहीं हमारी बेटी को न्याय ना मिले। देखिए, ये जो केस था ये ओपन एंड शट केस था। कैसे था कि एक सेमिनार हॉल के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है, लेडी डॉक्टर की लाश मिलती है। पहली नज़र में देख के लग रहा था कि शायद वो उनके साथ बर्बरता की गई हो और कुछ ही घंटों के अंदर जिस तरीके से संजय रॉय का जो नाम इसमें सामने आता है, पता लगता है कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस की बैरक में रहता है। वो हाथ धोने, मतलब रेप करने के बाद, कत्ल करने के बाद वो अस्पताल के अंदर कहीं भी हाथ नहीं धोता, वो हाथ धोता है कोलकाता पुलिस के बैरक में। जिस साथी के साथ रह रहा था, कोलकाता पुलिस के साथ रह रहा था, वहां पर जाकर वो हाथ धोता है, सबूत मिटाता है, कपड़े भी धोता है। अब ऐसी चीज़ों में जिसमें ये ओपन एंड शट केस हो सकता था, जिसमें जो मृत है लड़की है वो भी दिख रही है, आरोपी भी पता लग रहा है, आरोपी ने कहाँ कब हाथ धोए उसकी भी जानकारी है आपके पास। अब ऐसे में फौरन ही कोई कार्रवाई कर आरोपी को फटाफट सजा दिलवाई जा सकती थी। लेकिन इस केस में और इस अस्पताल के अंदर कुछ ऐसे रहस्यमयी चीजें होने लगती हैं कि जो संजय रॉय है या जो उसके आका है, जो संजय रॉय को कंट्रोल कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े लोगों से जो उसके कॉन्टैक्ट थे, वो कुछ ऐसे मिटाने की कोशिश हो रही है कि संजय रॉय इस पूरे केस में एक सिर्फ रेप दिख रहा है। लेकिन वहां पे जितने भी तमाम लोग थे, जो बातें निकल कर सामने आ रही थी, कहा गया कि आरजीकर अस्पताल के अंदर ऑर्गन की स्मगलिंग होती है, तमाम तरीके की बातें निकल के आने लगी कि देखिए वहां पे लाशों के साथ ऐसी बर्बरता की जाती है, कई बॉडी पार्ट्स को निकाल के बाहर बेच दिया जाता है। तो तमाम तरीकों की खबर भी सामने आ रही थी। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कई लोगों ने हमें ये भी कहा कि देखिए वहां पर होता यूं है कि जो स्मगलिंग होती है बॉडी पार्ट्स की, अब इसकी जानकारी ऐसा हमें बताया गया, अब इसमें कितना तथ्य ही तो देखने वाली बात थी कि शायद लेडी डॉक्टर की उसकी जानकारी हो चुकी थी। लेडी डॉक्टर इस चीज के लिए बड़े जो उनके एचओडी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक उसने बात पहुंचाई और कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, और एक अस्पताल के एक बड़े लॉबी ने शायद उनको मरवाने की एक बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग की। अब ऐसी बातें हमारे तक सामने आई, लेकिन ये भी जांच का विषय है कि क्या इसमें कितने तथ्य हैं। अब क्योंकि जो सेंटर फॉरेंसिक जो लैब है, अगर वो ये कह रही है कि सेमिनार हॉल के अंदर रेप हुआ नहीं है और कहीं और रेप हुआ है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संजय रॉय का आका कोई और है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, मैं आपको एक बाइट सुनाने की कोशिश करता हूं। जब इस सियालदा कोर्ट से संजय रॉय को जब कोलकाता पुलिस लेके जा रही थी, तो सुनिए हमारे कैमरा ने क्या चीजें रिकॉर्ड की हैं। আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে, আরে করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? আমি যদি বলো কি বলবে অফিসার, আমি নাম বলে দিচ্ছি, দিলীপ গোয়েল যিনি আছেন ডিসি স্পেশাল, ওনারা নিজে আমাকে ফাঁসিয়েছে। तो सुना आपने,
संजय रॉय साफ तौर पर किसी का नाम लेने की कोशिश कर रहा है और बार बार कमिश्नर का नाम तो आ ही रहा है इस पूरे केस में, लेकिन जिस तरीके से लीपापोती हुई है उसमें कार्यशैली पर सवाल उठाना इसलिए बनता है कि सीबीआई लगभग 4 महीनों से इस केस की जांच कर रही है। अब अगर ऐसे में सीबीआई कोर्ट के सामने जाकर, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर यह कहती है कि देखिए हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि सीबीआई को ऐसे ही केसेस मिलते हैं जहां पर एविडेंस पहले पुलिस जांच इकट्ठा कर लेती है, बाद में ही सीबीआई उस जगह पर पहुंचती है। पहले उस जगह पर पुलिस और जो जितने भी लोकल जांच अधिकारी होते हैं वो जांच करते हैं, महीने या 15-20 दिन के बाद ही सीबीआई को कोई जांच का जिम्मा मिलता है। तो ऐसे में अगर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाके कहती है कि देखिए जनाब वहां पे तो एविडेंस के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश हुई है, हमें नहीं मिला है, तो ऐसे में सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाना इसलिए बनता है कि सीबीआई ने पिछले 4 महीनों में ऐसी क्या जांच की कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष था उसे छोड़ दिया जाता है, जो कि एक मेन कल्प्रिट था। तमाम लोगों ने यह कहा कि संदीप घोष के साथियों ने मिलकर वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, और यहां तक ये भी बात सामने आई कि जब कोई जो क्राइम सीन है वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी है, कैसे जो दूसरे आम लोग वहां पर अंदर और बाहर जा रहे थे, वो कौन लोग थे जो अंदर जिनकी एंट्री आराम से हो सकती थी। यहां तक कि दावा ये भी किया गया था कि उस वक्त जो चीजें छन के सामने आ रही थी हमारे, उसमें एक ये दावा भी था कि किसी पुलिस वाले ने जब वो जाके देखता है कि डेड बॉडी पड़ी है, बगल में नीचे एक इंजेक्शन पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि वहां पर तो इंजेक्शन है ही नहीं। तो ऐसे में वो कौन था जिसने उस इंजेक्शन को हटाया, और ये चीजें इसलिए अहम होती, छोटी छोटी चीजें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कुछ इस तरीके से हुई है इसके अंदर कि अब इस केस के अंदर कहा जा रहा है कि सेमिनार हॉल के अंदर तो उस लड़की के साथ रेप जैसी कोई वारदात को अंजाम दिया गया हो, ऐसी कोई सबूत ही नहीं है। सबूत ही नहीं है तो आने वाले वक्त में अगर ये कह दिया जाए कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ तो ये भी अचंभित करने वाली बात नहीं होगी। तो ये याद रखिए कि जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने देखा फुटप्रिंट्स किसके थे, कैसे हो जाते हैं, कैसे एंट्री करवा दी जाती है, बगल का कमरा तोड़ दिया जाता है जब आपको पता है कि ये पूरी क्राइम सीन वाली जगह है, हो सकता है। और जिस तरीके से अब सेंटर फॉरेंसिक लैब की जो ये रिपोर्ट कह रही है कि रेप कहीं और हो सकता है, उसको लाकर यहां रखा गया होगा। हम शुरू से ये कह रहे थे, जो भी हमारे सूत्र थे हमें यही बताते थे कि लड़की के साथ कहीं और रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसकी लाश को लाकर यहां रखा गया। जब बगल वाला कमरा टूट रहा था, हम बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि क्या इसे तोड़ने की जरूरत थी, क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है इस अस्पताल के अंदर। और एक 24/7 रनिंग हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है कि जहां पे पेशेंट्स कम होते हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो सरकारी है, यहां पे भीड़ होती है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो वहां पर मौजूद रहता है। किसी ने रात भर में नहीं देखा संजय रॉय को? ऐसा कैसे मुमकिन है? संजय रॉय आराम से जाता है और रेप करके वापस आ जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगता, किसी ने उसके हाथों में खून तक नहीं देखा। इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है, इतनी भीड़ है, 24/7 चलता है। सरकारी अस्पताल का मैं बार बार इसलिए जोर देकर जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक प्राइवेट अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ का फर्क होता है। सरकारी अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, किसी ने नहीं देखा संजय रॉय को। ऐसी क्या चीजें हो रही थी? पोस्टमार्टम में यह दावा किया गया कि 3 से लेकर सुबह के तड़के 5 बजे के दरमियान या 4:30 के आसपास 1.5 घंटे के अंदर रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। रात में जो लेडी डॉक्टर थी वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। उन दोस्तों से लगभग जो गार्ड्स को मिला भी दिया जाए तो 12 पॉलीग्राफ टेस्ट हुए। इसके बाद भी आज हम कहां खड़े हैं? आज हम खड़े हैं संजय रॉय जेल के अंदर है, संदीप घोष प्रिंसिपल, उसे छोड़ दिया गया है। उसके बाद भी आज के टाइम पे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो जिस जगह पर डेड बॉडी मिली थी, जहां पर तमाम लोग अंदर और बाहर गए, वहां पर तो रेप जैसी किसी वारदात को अंजाम देने के कोई सबूत ही नहीं है। तो ऐसे में क्या ये हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर कर इस कमरे में, जिस कमरे की तस्वीर आप अभी देख रहे हैं, इस कमरे का हुलिया ही बदल दिया गया और दिखाने की कोशिश की गई हो कि यहां पे रेप जैसी कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया गया हो। जो लोग भी इस चीज को दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि लड़की के साथ यहां रेप नहीं हुआ हो, वो ये भी चाहते थे कि कहीं किसी भी तरीके से पोस्टमार्टम में भी जो लड़की के साथ रेप जैसी जो घिनौनी वारदात है वो बाहर ना आए।
लेकिन पोस्टमार्टम तो कुछ और कहानी बता रही है। फॉरेंसिक में जो भी सबूत मिटाना चाहते थे वो इस चीज में सफल रहे और आज के टाइम पर सबूत के नाम पर उस सेमिनार हॉल के अंदर साफ तौर पर अगर हम कहें इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सबूत मांगता है और सबूत ये कहता है कि सेमिनार हॉल के अंदर उस लेडी डॉक्टर के साथ रेप जैसी कोई घिनौनी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। 2 रिपोर्ट हैं। अब देखिए, इस देश में एक ओपन एंड शट केस में आपको जैसा शुरू से बता रहा था कि एक लड़की की लाश मिलती है, पता लगता है, पोस्टमार्टम हो जाता है, जो आरोपी वो पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अब एक एक कर जो पिछले जितने सबूत थे वो गायब होते जा रहे हैं। अब ऐसे में सोचिए, जिस लड़की के साथ इतनी बर्बरता की गई हो उसका सर उठाकर दीवार पर चिपका दिया जाता है। जब उसके माता पिता अपनी बेटी की लाश देखते हैं वो घबरा जाते हैं और उसके बाद जब पूरा देश एकजुट होता है उस अस्पताल की लेडी डॉक्टर के लिए, जब ऐसी रिपोर्ट आती है और कहा जाता है कि नहीं उस जगह तो रेप हुआ ही नहीं हो, उन माँ बाप का सोचिए कि उन पर क्या बीतती होगी कि जिस इंसाफ के लिए वो लड़ रहे थे उस इंसाफ की जो लॉ है वो धीरे धीरे डगमगा रही है, टिमटिमा रही है और कभी भी बुझ सकती है। ऐसे में सीबीआई को अपनी जांच फिर से शुरू करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या अगर इस जगह रेप नहीं हुआ तो दूसरी कौन सी जगह थी। अगर दूसरी जगह रेप हुआ तो वहां पर सीबीआई ने अब तक क्या जांच इकट्ठा किए, क्या सैंपल इकट्ठा किए। कहीं ये ना हो कि जिस तरीके से संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस की बैरक में जाकर जिस तरीके से अपने हाथ धोए, उसी तरीके से जो असली क्राइम सीन था उसे धो धाकर एकदम फिनाइल मारकर साफ कर दिया गया हो और सिर्फ दिखाने के लिए सेमिनार हॉल को एक बहाना बनाकर वहां पर उसकी लाश को रखा गया हो। और क्यों संजय रॉय किसका नाम लेना चाह रहा है और क्यों वो खुलकर चीजें नहीं बता रहा है, इन सारी बातों को सीबीआई को खंगालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये केस कोई आम केस नहीं था। इसे सीबीआई चाहती थी वो फौरन सुलझा सकती थी और जैसा भी हम शुरू से बताते आए सीबीआई के हाथ में जो भी केस जाता है उसका मटिया मेट होता है और मटिया पेट कुछ इसी तरीके से हो रहा है। सबूत ही नहीं मिल पा रहे। 4 महीने से आप जांच कर रहे हो, आप एक एक्सट्रीम्ड एजेंसी हो देश के जिसके जिम्मे बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं, आप चाहो तो फौरन ही इस केस को सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं। 4 महीने हो चुके हैं, जांच कहां जा रही है, क्या हो रही है, कोई जानकारी नहीं है। अगर रेप यहां नहीं हुआ तो कहां हुआ और जहां हुआ तो उसके बारे में क्या जानकारी है, क्या ये जानने की कोशिश की गई है। जब सीबीआई ये कहती है कोर्ट के सामने कि एविडेंस के साथ टैंपरिंग हुई है, वो कौन लोग थे एविडेंस के साथ टैंपरिंग करने वाले, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या उनके दिमाग में था, क्या लाश देखने के लिए ये क्यों सजावट का सामान रखा था कि अब लाश देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। जब आपको पता है कि उस लड़की के साथ बर्बरता की है, आप बाहर खड़े रहिए। एक मजमा लगा दिया जाता है और उस मजमे के कारण उस जगह पर तमाम सबूत गायब हो जाते हैं और गायब ऐसे होते हैं कि फिंगरप्रिंट तक वहां नहीं मिलता है। मैं कोशिश इसलिए करूंगा कि जो रिपोर्ट है उसमें जो सिग्नेचर है, जो तमाम जो सीएफएसएल की जो टीम है, मैं डॉक्टर्स का नाम लेता हूं जिन्होंने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की है। आप बाकायदा 12वीं पढ़ने की जब इसमें आएंगे नीचे तो आपको दिखेगा मिथिलेश झा हैं, ये हैं साइंस बायोलॉजी एक्सपर्ट मेंबर हैं, इन्होंने अपना सिग्नेचर किया है। अनुज कुमार भाई हैं जिन्होंने ये फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट हैं। दूसरे हैं पीके गौतम, ये फोटो एक्सपर्ट मेंबर हैं। और जो एक और है एडी तिवारी, ये भी फोटो एक्सपर्ट मेंबर हैं। और बीके मोहपात्रा, ये बायोलॉजी एक्सपर्ट टीम मेंबर हैं। तो लगभग 5 डॉक्टरों की टीम ने जब फॉरेंसिक की जब जांच की तो पता लगा कि यहां पर तो कोई निशानी नहीं है। फिंगरप्रिंट ही कम से कम छोड़ देते, जो सबूत मिटाने वाले थे इतना अच्छी तरीके से साफ किया कि फिंगरप्रिंट तक ही गायब कर दिया, कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस वहां पे नहीं छोड़ा। जो सबूत या जो रहस्यमय तरीके से इसको छुपाना चाहते थे और चाहते थे कि पर्दे के नीचे ये चीज़ ऐसे गायब हो कि किसी को भनक ही ना लगे कि इस अस्पताल के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन क्राइम तक की कोशिश रहेगी कि वो तमाम लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं और जो वो लोग भी जो सबूत में टैंपरिंग के साथ इस केस को दबाना चाहते हैं, हम टाइम तक पर इसे जिंदा रखेंगे और जब तक आरजीकर की लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलता हम सवाल उठाते रहेंगे और पूछते रहेंगे सीबीआई से भी, कोर्ट से भी कि इस केस में क्या कार्रवाई हो रही है। कहीं संजय रॉय को आने वाले वक्त में बेल या जैसी कोई ऐसी चीजें ना मिल जाएं। एक आरोपी तक उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने बर्बरता की है वो किसी भी तरीके से माफी लायक नहीं है और जो उसका साथ देने वाले हैं वो और नरक की आग में भी जलेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी क्राइम तक में आप पर इस पे जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।